गुड मॉर्निंग। आज हम जानना चाह रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक रहेगा ये, और बहुत ही अच्छे से अपन को डिटेल्स इसके बारे में स्टडी करना है कि साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में। आपने कभी कभी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेटर क्वालिटी के लिए 1.5 पे देखिएगा पूरा वीडियो लेक्चर्स। बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है। आप कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, कभी कभी, है ना। गुस्सा जल्दी आना। कोई स्टूडेंट है वो जल्दी याद कर लेता है। हमें है डर जो है वो कभी कभी लगता है। ठीक है। और एक ही सिचुएशन अगर हम दें तो उनमें अगर दो व्यक्तियों का बिहेवियर देखें तो वो दोनों का अलग अलग होता है। क्लियर है। तो इन सब के सॉल्यूशन किसके पास है? साइकोलॉजी के पास में। तो हम साइकोलॉजी के बारे में कि ये है क्या, इसकी बेसिक डिटेल वगैरह, ये चाहे आप किसी का एग्जाम दो, ची हर एक एग्जाम में आएगा। चाहे आप रीट का पेपर दोगे तो आपके साइकोलॉजी पूछेगी, चाहे आपका सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे तो पूछेगा, है ना। चाहे आप सी टेट का पेपर दे रहे हो तो पूछेगा, चाहे आप कोई भी पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके आएगा, बीएसटीसी का दे रहे हो तो आएगा, है ना। तो ये जो टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, ये ऐसे टॉपिक है कि हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, केवीएस का दे रहे हो, हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन डिटेल से और आराम से हर एक चीज, हर एक फैक्ट है वो पूछेंगे, और प्रीवियस यूएस के सारे लगभग क्वेश्चन है उनको टच करने की कोशिश करेंगे। और एकदम बेसिक टू एडवांस अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे अपन। ठीक है। और बहुत डिटेल से, बेच अपना प्योर इंग्लिश मीडियम में रहेगा। क्लियरली बात है। हर एक चीज है, हर टर्म्स है, वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा आपको, और एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो किसी में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है साइकी। साइकी साइकी का अर्थ है यहाँ पर सोल, और एक है लोगस। लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना या साइंस। तो सोल की स्टडी, तो साइकोलॉजी का बेसिक क्या हो गया? स्टडी ऑफ द सोल। स्टडी ऑफ द सोल, ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि भाई आप इसको क्या कर सकते हो कि ये क्या है? साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ द सोल है। क्लियर है मेरी बात? अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, साइकोलॉजी कहाँ से आया है, कैसे इसका डेवलप हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, ये अपने को बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक साइकोलॉजी है वो निकला फिलोसॉफी से है। जो सब्जेक्ट है अपने आप में फिलोसॉफी, हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, अपने नाम सुना होगा। तो फिलोसॉफी से निकला है पूरा का पूरा ये विषय। पहले अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं था ये, इसके अंदर ही था, फिलोसॉफी के अंदर ही। इसीलिए फिलोसॉफी को हम मदर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? मदर ऑफ साइकोलॉजी आपको पूछे कि कौन है तो क्या बताओगे आप? फिलोसॉफी जनाब। ठीक है। और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? तो अरस्तु है, एरिस्टोटल है। क्लियर है मेरी बात? क्यों है इसके बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन पहला थोड़ा देख लेते हैं कि ये वर्ड कहां से है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि 1590 में, 1590 में रुडोल्फ गोइकले, है ना, इनका एक नाम और है, गोइकलियस भी बोल सकते हो और गोइकले भी बोल सकते हो, गोइकल, रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल ने अपनी जो किताब है साइकोलॉजिया, इसके अंदर पहला वर्ड दिया साइकोलॉजिया। हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि ध्यान में रहे कि इसका प्रोनाउंसिएशन अपने को कैसे करना है। साइकोलॉजिया। ठीक है। रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में, 1590 के अंदर, ये अपनी किताब के अंदर सबसे पहले वर्ड दिया साइकोलॉजी। क्लियर है मेरी बात? फिर विलियम जेम्स ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये वाली किताब नाम था। बहुत मेहनत लगी इस किताब को, इसको किताब को लिखने में कम से कम इनको 12 साल लगे थे। 12 ईयर की मेहनत है ये, है ना। 12 ईयर की मेहनत है। और मैं इसको साइकोलॉजी की अगर मैं बाइबिल कहूं तो भी बिल्कुल कह सकते हो आप, है ना, मनोविज्ञान है। तो साइकोलॉजी जो है वो, इसका जो स्टार्टिंग है वो है 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से इसकी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, इसकी बिगिनिंग है वो स्टार्ट हुई थी। अरिस्टोटल की एक बहुत फेमस किताब, अगर आपने कहीं नाम सुना हो तो, द एनिमा,
और इसके अंदर इन्होंने लिविंग बींग्स के बारे में, मेटल एक्टिविटी को समझाने की कोशिश की थी। इस दी एनिमा का जो अगर मीनिंग हम निकलें तो इसका मीनिंग होता है ऑन द सोल। क्या मीनिंग होता है? ऑन द सोल। ठीक है, इसीलिए अरिस्टोटल को साइकोलॉजी का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। अरस्तु को फादर कहते हैं साइकोलॉजी का। ये अपने को ध्यान, देखो फैक्ट है वो मैं बताता जाऊंगा कि ये अपने को याद करना है। मदर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फिलोसॉफी है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। ठीक है, 1590 में रूडोल्फ गोइकल ने किताब लिखी थी साइकोलॉजिया, जिसके अंदर इन्होंने ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था, है ना, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया था। और विलियम जेम्स जो है, उन्होंने विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, जिसको इन्होंने इससे सेपरेट किया है ना, फिलोसॉफी को साइकोलॉजी को दोनों को अलग कर दिया किन्होंने? विलियम जेम्स ने। जब इन्होंने किताब लिखी तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश हो गया था। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार आप देख लो आराम से, इसमें 3-4 फैक्ट ही है, वो अपने को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि इसकी ये कैसे कैसे सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश हुई। सबसे पहले क्या आया 16 सेंचुरी में, फिर 17 सेंचुरी में, फिर 18 में, फिर 19 में, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, कैसे कैसे इसकी स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 16 सेंचुरी के अंदर सबसे पहले इसको साइंस ऑफ द सोल कहा गया। साइंस ऑफ सोल है वो फिर डिनाई कर दिया गया था। ये डेफिनेशन इनवैलिड हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि हमें सोल की बिल्कुल क्लियरिटी नहीं कि सोल है कैसी, बिल्कुल दिखने में कैसी है, सोल का कलर कैसा है ना। तो हम इस डेफिनेशन को है वो एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, इनको देने वाले कौन कौन थे या इसके जो कहने का मतलब है कि मेरा इसके समर्थक कौन से थे, इनके थिंकर कौन कौन से थे जो इस डेफिनेशन को मानते थे? तो प्लेटो थे आपके, अरिस्टोटल थे आपके, डेकार्ते थे आपके। तो डेकार्ते, प्लेटो और अरिस्टोटल, है ना। प्लेटो, अरिस्टो और डेकार्ते, तीन जो हैं ये इसके क्या थे? थिंकर थे, जो मानते थे कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोल है। क्लियर है मेरी बात? अब ये डेफिनेशन है वो रिजेक्ट क्यों की गई? क्योंकि सोल को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, है ना। आप ठीक है, इसको आप कह रहे हो कि ये साइंस ऑफ सोल है, पर साइंस में तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से टेस्ट होता है, तो क्या आप इसका टेस्ट कर सकते हो? तो एक्सपेरिमेंट से नहीं तो इसका टेस्ट, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सरासर क्या हो गई थी? इनवैलिड हो गई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन क्या हो गई थी? इनवैलिड हो गई थी। क्लियर है मेरी बात? फिर अपन आते हैं 17 सेंचुरी के अंदर। तो जैसे ही अपन 17 सेंचुरी में आए तो 17 सेंचुरी में इसकी डेफिनेशन हो गई साइंस ऑफ द माइंड या ब्रेन। साइंस ऑफ द माइंड का मतलब क्या हुआ? इसको जो थिंकर थे, इसको बताने वाले थे, वो थे पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी कहाँ के थे? तो पोम्पोनोजी इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। क्लियर है मेरी बात? तो इटली के पोम्पोनोजी थे, इनकी डेफिनेशन थी साइंस ऑफ माइंड। ये भी बाद में इनवैलिड होगी। इसका इनवैलिड होने का रीजन क्या था? इसका इनवैलिड होने के रीजन सेम ही है कि भाई प्रॉब्लम ये थी कि माइंड भी डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है। हम ब्रेन देख सकते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आप सीधा थोड़ी देख सकते हो। क्लियर है? दूसरी बात, हर थिंकर की माइंड की अलग अलग डेफिनेशन थी और सब माइंड का मीनिंग ही अलग अलग बताते थे। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, एक चुपचाप बेंच पे बैठा है। क्लियर है? चुपचाप बैठा है, तो आप इसको क्लियरली देख के, यहां से देख के ये नहीं बता सकते कि ये स्टडी के बारे में सोच रहा है, पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, एक स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा है ना। इसके माइंड में क्या चल रहा है वो आप क्लियरली बता नहीं सकते कि किसके बारे में बात चल रही है। तो इसलिए ये डेफिनेशन क्या हो गई थी? इनवैलिड हो गई थी। एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था किसका? माइंड का, कि माइंड होता क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। क्लियर है मेरी बात? और उसके बाद में जो 18 सेंचुरी है उसके अंदर डोरमेंट फेज था एकदम, बिल्कुल कोई साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, एकदम शांत था, डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे हुआ था। तो इस यहाँ पर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं आई थी 18 सेंचुरी में। एकदम मैं कहूँ कि एक बहुत से मैंने ये डायग्राम बनाया था कि स्लीपिंग पीरियड था, स्लीपिंग पीरियड था। डोरमेंट फेज का मतलब क्या है? स्लीपिंग पीरियड था साइकोलॉजी का, इनएक्टिव पीरियड था कहने का मतलब। अब हम बात करते हैं 19 सेंचुरी की। 19 सेंचुरी में जब विलियम वुंट आए थे, तो विलियम वुंट और ये विलियम जेम्स है, वाइब्स है, जेम्स सली है ना, ये लिखा है सली, सली, ठीक है, सली है, विलियम वुंट है, ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि साहब साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस है तो वहां पर भी यही डेफिनेशन निकल के आई कि भी कॉन्शियसनेस कैसी है,
कॉन्शियसनेस के बारे में आप इसका कलर कैसा है, व्हाइट है कि रेड है कि ग्रीन है, क्लियर है मेरी बात। और दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैकडूगल थे और एक सिगमंड फ्राइड थे। इन दोनों ने इतना गंदा इसको बहुत बुरा बताया था, बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये बहुत मतलब कि मैकडूगल ने तो यहाँ तक कह दिया था, इनकी किताब थी एक एन आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, इस किताब में उन्होंने इस कॉन्शियसनेस शब्द को, कॉन्शियसनेस जो शब्द है ना, इस कॉन्शियसनेस शब्द को इतना गंदा बताया था कि कॉन्शियसनेस जो है ये आज मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसका बहुत खराब दिन है कि आप साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रहे हो, ये कॉन्शियसनेस का साइंस है। क्लियर है मेरी बात, है ना। और सिगमंड फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ने बेसिकली तीन बातें करी थी। सिगमंड फ्राइड के बारे में हम बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने तीन बातें बताई थी। क्या क्या बातें? सबसे पहले कॉन्शियसनेस माइंड, अनकॉन्शियसनेस माइंड, सेमी कॉन्शियसनेस माइंड। ठीक है। कॉन्शियसनेस का इन्होंने कहा था कि ये 1/10 भाग होता है, ये अनकॉन्शियस जो होता है 9/10वां हिस्सा होता है। क्लियर है मेरी बात। इन्होंने एक आइस थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? आइस थ्योरी। आइस थ्योरी से इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे मान लो कि कोई भी जो आइस है, अगर पानी के अंदर है, वो पानी में रखी हुई है, तो इस तरह से होगी, इसका जो केवल और केवल आइस का जो है वो केवल 1/10 पोर्शन है, वही बाहर रहेगा, और उसी को उन्होंने कॉन्शियस बताया था। ये कॉन्शियसनेस है। जो बाकी का जो 9/10 वाला भाग है वो अनकॉन्शियस है। वो कैसा है? अनकॉन्शियस। तो उन्होंने कहा था कि आप केवल और केवल इसके बारे में, केवल इसके बारे में बात कर रहे हो, कि इसी को आप जो कॉन्शियसनेस है उसी के बारे में बात कर रहे हो। इस कॉन्शियसनेस को आपने पूरा का पूरा क्या कह दिया था? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरा का पूरा साइकोलॉजी बता दिया था। जबकि अनकॉन्शियसनेस से बहुत सारी चीजें हैं वो डिसाइड होती है, बहुत सारी चीजें हैं वो अनकॉन्शियसनेस में रहती है। क्लियर है मेरी बात। उनका कि आप कंप्लीटली तरीके से कॉन्शियसनेस है वो शब्द काम में नहीं ले सकते। क्लियर है मेरी बात। तो इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इन्होंने दो नाम याद रखेंगे, मैकडूगल ने किया था और सिगमंड फ्राइड ने किया था। क्लियर है मेरी बात। ठीक है। और यहाँ पर भी ये 19th सेंचुरी के अंदर भी जो इसकी डेफिनेशन थी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके सिंगर कौन कौन से थे वो अपने को ध्यान रखना है। विल्हेम वुंड, विलियम जेम्स, वाइब्स और सली, जेम्स सली। क्लियर है मेरी बात। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही इसके बाद में 20th सेंचुरी आई थी, तो 20th सेंचुरी के अंदर पूरी की पूरी साइकोलॉजी है वो बिहेवियर के रूप में चली गई थी। साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाने लगा। कब? 20th सेंचुरी के अंदर। कब कहा जाने लगा था? 20th सेंचुरी के अंदर। ध्यान में रखेंगे अपने को कि जब 20th सेंचुरी आई थी, तो 20th सेंचुरी के अंदर क्या कहना स्टार्ट कर दिया था हमने? हमने कहा था जो साइकोलॉजी है वो क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है। साइंस ऑफ बिहेवियर। क्लियर है मेरी बात। साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है। देखो यहां पर ये आ गया मॉडर्न एरा। 20th सेंचुरी की बात अपन कर रहे थे कि 20th सेंचुरी के अंदर क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर साइंस ऑफ बिहेवियर। और इसके साथ में एक्सपीरियंस को भी वर्ड को काम में ले सकते हैं अपन, ये एक्सपीरियंस। क्लियर है मेरी बात। क्योंकि बिहेवियर जो है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप और उसको स्टडी भी कर सकते हो आप। क्लियर है। इसको बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, देख के बता सकते हो, और इसकी स्टडी भी कर सकते हो कि इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है। तो इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि ये क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है। साइकोलॉजी है आपकी मॉडर्न एरा में इसकी क्या डेफिनेशन निकल के आती है? तो ये डेफिनेशन निकल के आती है कि साइकोलॉजी को हम क्या कहेंगे? साइंस ऑफ बिहेवियर कहेंगे। क्या कहेंगे? साइंस ऑफ बिहेवियर कहेंगे। क्लियर है मेरी बात। ठीक है। यहाँ पर एक वुडवर्ड की बहुत प्यारी डेफिनेशन निकल के आती है। हमने कहा था, देखो क्या क्या बातें कही थी कि हमने कही थी कि जो 16th सेंचुरी थी, उस 16th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी था वो क्या था? साइंस ऑफ सोल। क्या था? साइंस ऑफ सोल। फिर हमने बात करी थी 17th सेंचुरी की, तो 17th सेंचुरी के अंदर क्या था? याद है? 17th सेंचुरी में साइंस ऑफ माइंड था। साइंस ऑफ क्या था? माइंड था।
फिर 18th सेंचुरी में हमने कहा था कि ये डोरमेंट फेज था, इनएक्टिव फेज था, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ साइकोलॉजी का, तो ये क्या था, डोरमेंट फेज। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि 19th सेंचुरी के अंदर इसको क्या कहा जाने लगा, 19th सेंचुरी के अंदर इसको कहा जाने लगा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या कहा जाने लगा, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हमने 20th सेंचुरी की बात करी कि 20th सेंचुरी के अंदर इसको क्या कहते हैं, तो जनाब 20th सेंचुरी में हमने साइंस ऑफ बिहेवियर क्या कहने लगे, साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या कहते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, साइंस ऑफ बिहेवियर। यहां पर ये जो वुडवर्थ है, ये वुडवर्थ की बहुत प्यारी डेफिनेशन निकल के आती है। क्या डेफिनेशन निकल के आती है, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है उसने सबसे पहले अपनी जो सोल है उस सोल का त्याग कर दिया इन्होंने। ठीक है, अमेंडमेंट इज सोल, देन अमेंडमेंट माइंड। क्लियर है, सबसे पहले अबेंडन किया किसका, सोल का, फिर अबेंडन किया किसका, माइंड का, फिर अबेंडन किया किसका, कॉन्शियसनेस का। उसके बाद में सबसे पहले कहने का मतलब सोल को त्यागा, माइंड को त्यागा, फिर कॉन्शियसनेस को त्यागा, फिर बिहेवियर को इसने अपनाया। क्लियर है मेरी बात। तो वुडवर्ड कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसने सबसे पहले सोल है वो त्यागी अपनी की, माइंड है उसका त्याग किया, फिर जो चेतना है कॉन्शियसनेस है उसका त्याग किया, फिर जो बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट किया, और आज बिहेवियर की फॉर्म में वो है कौन, 8% टाइप में साइकोलॉजी। तो ये वे वुडवर्ड की है। देखो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर आपने सोल है, माइंड है, कॉन्शियसनेस है, सबका मिक्सचर बना के जब बाहर निकल के आया प्रोडक्ट, तो वो किसके रूप में आया, बिहेवियर के रूप में आया। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं साथ साथ में। क्लियर है, तो अपने को ध्यान में ये रखना है, एस एम सी बी। एस का मतलब सबसे पहले क्या थी साइकोलॉजी, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। क्लियर है मेरी बात। तो एसएमसीबी याद रखोगे आप। ये कब की बात है, ये 16th सेंचुरी की बात है, ये 17th सेंचुरी की बात है। 18 में अपने को पता है ना, दो स्टार्टिंग के आगे 16 17, फिर लास्ट के ले लो 19 20, लास्ट के दो, शुरू के दो, बीच वाला जो 18 है वो कैसा था, इनएक्टिव फेज था। ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग के दो आगे, लास्ट के दो आगे। एसएमसीबी, एसएमसीबी याद किसके करेंगे, एसएमसीबी, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। एसएमसीबी, एसएमसीबी 4-5 बार बोलोगे आपको तो याद हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। एक बार इसको वापस से पढ़ो, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो देखो, बिल्कुल बहुत प्यारी प्यारी से, आराम से, बहुत अच्छे से मैंने बताया। क्लियर है मेरी बात। अब बिहेवियर का अर्थ क्या है, तो बिहेवियर है जो हम एक्टिविटी करते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चलना है, बोलना है, रोना है ना, हंसना है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सब क्या है, ये बिहेवियर की बातें है ना। ध्यान है मेरी बात, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले सोल याद रखेंगे, सोल के बाद में क्या आया, माइंड, माइंड के बाद में क्या आया, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, उसके बाद में क्या आया, बिहेवियर, है ना, है ना। तो याद रखेंगे एस एम सी बी, एस एम सी बी। और यहां से ये भी आपको याद रखना है, 16 17, स्टार्टिंग के दो, बीच का छोड़ दो, फिर लास्ट के ले लो 19 और ये 20। बात याद होगी, बस इतना सा याद रखना है। इसको मानने वाले कौन कौन थे, यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं अपन, है ना। इसको थे प्लेटो, अरिस्टोटल, और कौन थे, डेकार्ट थे। क्लियर है। इसको कौन कौन थे, पेम्पोनोजी। कॉन्शियसनेस को कौन थे, विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, है ना, ये सब थे। बिहेवियर कौन थे, वॉटसन।
बात समझ में आ गई? ये अपन ने इतना ही पढ़ा। और अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि मदर ऑफ साइकोलॉजी क्या है। मदर ऑफ साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? फिलोसॉफी। किससे निकली है? तो फिलोसॉफी से निकली है। फादर कौन है? तो फादर अपने को पता है कौन है? अरिस्टोटल। बात क्लियर है मेरी? ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो, वॉटसन के बारे में। क्लियर है मेरी बात? अब ये वॉटसन है, वो फाउंडर है किसके? बिहेवियरिज्म के। फाउंडर है किसके? बिहेवियरिज्म के। कौन? वॉटसन जो है। क्लियर है मेरी बात? है ना? वॉटसन ने इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है जनाब, है ना? हेरिडिटी की इंपॉर्टेंस कम है। जबकि मैकडूगल और वॉटसन की, जो आपको ध्यान में हो, तब बैटल हुई थी इनके इनके बीच में, तो मैकडूगल और वॉटसन की जो बैटल हुई थी उसमें मैकडूगल ने कहा था कि हेरिडिटी का भी इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इन्वायरमेंट का है। ठीक, इन्वायरमेंट का है। लेकिन वॉटसन ने तब एक बहुत, उस डिबेट के अंदर बहुत फेमस कोट कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो और मैं उसे जो चाहे वो मैं उसको बना सकता हूँ। कोई भी मुझे बच्चा दे दो आप, उस बच्चे को जो मैं चाहूं वो मैं उसको बना के दूंगा। ये बहुत फेमस कोट है किसका? वॉटसन का। याद रखना है अपने को कि इस कोट किसका है। क्लियर है मेरी बात? स्किनर जो है, स्किनर क्या थे? तो स्किनर वॉटसन के बाद में आए थे, जिन्होंने बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया था, है ना? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और भी बिहेवियरिज्म थे, मैकडूगल थे। क्लियर है? मैकडूगल ने सबसे पहले बिहेवियर शब्द है उसके बारे में बताया था। आपको कहे कि बिहेवियरिज्म है किसका? वॉटसन का। लेकिन बिहेवियरिज्म जो टर्म है वो सबसे पहले किसने बताई? तो मैकडूगल ने बताई, विलियम मैकडूगल ने। ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बिहेवियर जो शब्द है उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था? तो किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। हाँ, बिहेवियरिज्म दिया भले ही वॉटसन ने था, जेबी वॉटसन ने दिया था, लेकिन सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना का काम किसका था? तो एक्सप्लेन किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। ध्यान में रखना है आपने को। क्लियर है ना? थॉर्नडाइक है, ये थॉर्नडाइक वही है जिन्होंने आप लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, ट्रायल और इधर लर्निंग है इनकी, है ना? ये वही थॉर्नडाइक है, जिन्हें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहते हैं, वही थॉर्नडाइक है ये। क्लियर है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्लियर है मेरी बात? पाउलोव है ना? पाउलोव कौन थे? पाउलोव वही है जिन्होंने, आप क्लासिकल कंडीशन में पढ़ते हो, आप अपन आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, क्लासिकल कंडीशन क्या होती है ना? वुडवर्थ के बारे में आपने बात कर ही ली। क्लियर है? पिल्सबरी जो थे, वुडवर्थ के बारे में तो बात करके आए हैं पीछे पीछे। पिल्सबरी हैं, थॉर्नडाइक हैं, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बिहेवियरिस्ट है। क्लियर है मेरी बात? कौन कौन से बिहेवियरिस्ट है जिन्होंने इस फील्ड पे काम किया है? तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये 5-4 नाम है, ये याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी इन नामों की। इनकी थ्योरी पढ़ेंगे सबकी अलग अलग अपन, तो याद हो जाएंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के साइंटिस्ट, बहुत फेमस बात है, जिन्होंने साइकोलॉजी की सबसे पहले लैब स्टेब्लिश की थी, जिनका नाम क्या है? विल्हेम वुंट। बहुत बहुत काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की बात है। विल्हेम वुंट है, इनके बारे में। जर्मन के थे, है ना? लिम्पजिंग शहर में इनका जो है वो जन्म स्थान है। लिम्पजिंग के अंदर, लिम्पजिंग के अंदर लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी थी पहले। उस यूनिवर्सिटी के एचओडी बनाए गए थे ये। एचओडी थे 1875 के अंदर। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने 1879 के अंदर, 1879 के अंदर साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब। इसीलिए कौन, किसकी बात हो रही है? विल्हेम वुंट की। इनकी बात हो रही है विल्हेम वुंट की। तो इसीलिए विल्हेम वुंट को जो है वो कहते हैं हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले लैब बनाई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी। ध्यान में रखेंगे ये वाली बात भी, ठीक है ना? ये वही यूनिवर्सिटी है जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया था? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्या नाम कर दिया था? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। वही यूनिवर्सिटी है जो आज कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती। कहाँ है?
जर्मनी में लिम्पजिंग शहर के अंदर। एचओडी बनाया था 1875 में, और उन्होंने 1879, ये याद रखेंगे, वो याद हो ना हो ये याद रखेंगे सन ईयर, 1879 के अंदर फर्स्ट लैब किसकी साइकोलॉजी की स्टेब्लिश करी थी इन्होंने, ये वाली देखो 18 साइकिल, ये रही 1879 के अंदर इन्होंने स्टेब्लिश करी थी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, विश्व के अंदर पहली लैब थी ये, विल्हेम वोंट की। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न भी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही है विलियम वुंट भी, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी यही है ना। इंडिया के अंदर अगर आप कहे तो इंडिया के अंदर सेन गुप्ता जो थे, इन्होंने 1960 के अंदर पहली साइकोलॉजी लैब स्टेब्लिश करी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये रहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कहां पर करी थी, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ध्यान में रखेंगे ये वाली बातें भी अपन, है ना, कि सबसे पहले लैब है वो स्टेब्लिश क्यों करी थी, है ना। ये लैब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस लैब के अंदर क्या होता था, इस लैब के अंदर बेसिकली रिएक्शन टाइम है, सेंसेशन है, रिसेप्शन है, अटेंशन है, इन सब को मेजर किया जाता था वहां, इनकी सबकी स्टडी की जाती थी। क्लियर है मेरी बात? रिएक्शन टाइम है वो नोट किया जाता था। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की जो लैब है वो किसने स्टेब्लिश करी है, तो विल्हेम वुंट, याद रखेंगे अपन। ठीक है, अब हम इनकी ब्रांचों की स्टडी करते हैं, कौन कौन सी इनकी ब्रांचेज है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी की। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है और चाइल्डहुड तक चलती है। क्लियर है मेरी बात? और इसका जो फादर है वो है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे, याद रखेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी है वो प्रेगनेंसी बोल दो, प्रीनेटल स्टेज बोल दो, प्रीनेटल स्टेज से, है ना, प्रीनेटल स्टेज से कहां तक चलती है, चाइल्डहुड तक चलती है। क्लियर है? इसके अंदर इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके इमोशनल डेवलपमेंट है, इसका सोशल डेवलपमेंट है, इन सब की स्टडी की जाती है किसके किसके अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर। क्लियर है ना। जीन पियाजे के आप देखोगे ना तो कोग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत स्टडी करी थी इन्होंने, जीन पियाजे ने। बात करेंगे इनके बारे में आगे आराम से, इनकी थ्योरी के बारे में। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस की। जो एडोलसेंस जो है वो, ये जो एडोलसेंस है ये आपके क्या है, ये जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड है इसके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेज है ना वो है एडोलसेंस, किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो एडोलसेंस साइकोलॉजी है वो 13 टू 19 ईयर्स में चलती है, 13 से 19। 13 टीन, जो टीन एज है, आप ऐसे बोल सकते हो टीन एज, 13 से 19, है ना, टीन एज जो है वो आपकी। और इसके फादर है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने, आपको ये ध्यान में हो तो बहुत इनकी एडोलसेंस के बारे में बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि स्टेनली हॉल ने कहा था कि एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस एक स्ट्रॉम और स्ट्रेस, स्ट्रॉम स्ट्रॉम और स्ट्रेस, संघर्ष और तूफान का पीरियड है ना। तो इन्होंने एडोलसेंस को स्ट्रॉम और स्ट्रेस का पीरियड कहा था, है ना, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, इमोशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए इन्होंने कहा था। क्यों कहा था इन्होंने इस एडोलसेंस को स्ट्रॉम और स्ट्रेस का पीरियड, क्योंकि इमोशंस आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो करनी है वही करनी है ना, एडजस्टमेंट हो नहीं पाता, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। क्लियर है मेरी बात? तो ये इसलिए इन्होंने कहा था। अब हम बात करते हैं अडल्टहुड साइकोलॉजी की। तो अडल्टहुड का आपको पता है ये मेच्योरिटी फेज में आती है। क्लियर है मेरी बात? आपको सबको पता है इसमें मैरिज हो जाती है, करियर के बारे में फोकस होता है, बच्चों को पालते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आदमी की, ये सब किसमें है, एडोलसेंस के अंदर रहता है, पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बारे में अपन बात करेंगे तो अच्छा, एक यहाँ पर आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर भी जीन पियाजे हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब है बिल्कुल स्टार्ट से, जब प्रेग्नेंट होती है वुमन, वहां से लेके उसके डेथ, मृत्यु तक, उसकी डेथ तक, सारा का सारा पीरियड क्या कहलाता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो स्टडी होती है किसके अंदर होती है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर होती है। ध्यान में रखेंगे ये वाली बात भी अपन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, नॉर्मल साइकोलॉजी। तो नॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब है कि ये जो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज होता है, इसमें सामान्य जो कोई भी आदमी है, कोई भी सामान्य नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल इंटेलिजेंस है, नॉर्मल मेमोरी है ना, सब कुछ नॉर्मल होता है इसके अंदर।
क्लियर है मेरी बात? ऐसे बिहेवियर जो एकदम नॉर्मल हो। क्लियर है मेरी बात? इसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। सारी की सारी जो साइकोलॉजी की ब्रांच है उसी से निकली है, इसीलिए इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज कहते हैं। अब बात करते हैं अब नॉर्मल की, जो नॉर्मल नहीं हो। क्लियर है मेरी बात? है ना? जो थोड़े से अलग टाइप के हों, चाहे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा कमजोर हो, जो नॉर्मल से अलग बिहेवियर जिनका रहता है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? उनकी स्टडी हम करते हैं अब नॉर्मल में। किसकी में करते हैं? अब नॉर्मल में करते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब हम बात करते हैं क्लिनिकल की। तो क्लिनिकल में दो वर्ड आते हैं, तो होता है डायग्नोसिस, एक आता है रीमेडिकल। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम कहां पर है, उस प्रॉब्लम का कारण ढूंढना, है ना? क्या दिक्कत, कैसे मान लो क्लिनिकल का मतलब आप डॉक्टर के, देखो ये वहीं से वर्ड आया है सब कुछ। डॉक्टर के क्लिनिक पे गए तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस करेगा कि दिक्कत कहाँ है, वो टेस्ट करेगा बहुत सारे, है ना? कि प्रॉब्लम क्या कहाँ पर है, आपको जुकाम है तो क्या है, क्यों है ना? आपकी आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, तो उसके लिए वो पहले कारण जानेगा, दिक्कत कहाँ पर आपके मलेरिया है, आपके क्या चीज है, बीमारी क्या है, आपकी दिक्कत क्या है ना? तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डायग्नोसिस करेगा। उसके बाद वो रीमेडिकल करेगा कि उस प्रॉब्लम को है उसका सॉल्यूशन देगा, आपको मेडिसिन दे दिया, आपके इंजेक्शन लगा दिया आपके। तो यहाँ पर ये दो बातें होती है, डायग्नोसिस भी होता है और रीमेडिकल भी होता है। क्लियर है मेरी बात? रीमेडियल का मतलब क्या हो गया? थेरेपी होगी, कोई भी कुछ भी चीजें होगी वो उसके अंदर अपने उसका जो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। एक कंपैरेटिव साइकोलॉजी होता है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कभी कभी कि भाई सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल और अब नॉर्मल के बीच में जो कंपेयर करके उनका स्टडी करना, बैलेंस करना, है ना, वो आप कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि भाई कंपेयर करना कि इसका बिहेवियर है वो दूसरों से अलग क्यों है। ये चीजें भी आप देख सकते हो कि अलग अलग जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, है ना? अलग अलग एनिमल्स है उनके बिहेवियर का कंपैरिजन करना, ये भी इसके अंदर आता है। नॉर्मल और अब नॉर्मल साइकोलॉजी की कंपैरिजन करते हो, वो भी इसके अंदर आता है। तो ये कंपेरेटिव साइकोलॉजी है। क्लियर है मेरी बात? अब हम बात करते हैं जो साइकोलॉजी की जो अप्लाइड ब्रांचेज है उनके बारे में। अप्लाइड ब्रांचेज कौन कौन सी है? तो ये अप्लाइड ब्रांचेज ध्यान में रखेंगे कि अप्लाइड ब्रांचेज भी कौन कौन सी है ना? ये एप्लीकेशंस है इनके। अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जितना भी अपन ने पढ़ा है ना, इसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? ये टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है, पहली बात, है ना? इसके अंदर स्कूल है, क्लासरूम है, टीचर है, लर्नर है, ये सारी की सारी स्टडी इसके अंदर आती है। किसके अंदर आती है? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। फादर है एजुकेशन साइकोलॉजी की कौन? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक जो है, मैंने पहले भी बताया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, उसके क्या है? फादर है। किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जिन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। याद है आपको? मैंने कहा था कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है? थॉर्नडाइक का है ना? अपन बात करेंगे आगे इनके बारे में, बहुत एक्सप्लेन, बहुत लॉ दिए इन्होंने, बहुत आराम से पढ़ेंगे लर्निंग के लॉ इनके। क्लियर है मेरी बात? अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जो किसी भी कंपनी है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई भी जहां पर जो वर्किंग प्लेस है, वहां पर जो ह्यूमन बिहेवियर है उनके एम्प्लॉइज का, उनका स्टडी करती है। क्लियर है ना? उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी आ सकती है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है। क्लियर है? वो मैनेजर और एम्प्लॉय के रिलेशन कैसे कैसे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसकी जो स्टडी की जाती है ना, वो किसमें होती है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर होती है। क्लियर है? कि भी किस एम्प्लॉय को किस जॉब पे रखना चाहिए, वर्कर को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, है ना? वर्किंग प्लेस पे स्ट्रेस है वो कैसे कम किया जाए, ये सब की सब स्टडी किसमें होती है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं आगे किसकी? कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी का मतलब क्या है? इसके अंदर कंज्यूमर्स की स्टडी की जाती है। ये तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर की स्टडी करते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी में, लेकिन कैसे करते हैं? तो देखो इसमें ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है वो क्यों खरीदा जाता है कंज्यूमर के द्वारा। वो कंज्यूमर जो होता है, जो कस्टमर होता है, वो ब्रांड कैसे सिलेक्ट करता है, वो कैसे एडवर्टाइजमेंट से इफेक्ट होता है, वो कैसे वो प्रभावित होता है, वो वही चीज खरीदता है। क्लियर है? उसकी जो मार्केटिंग है कैसे होनी चाहिए, उसकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, उसके जो रिव्यूज हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं इस चीज को बेटर से बेटर खरीदने में। तो ये सब चीजें किसमें आती है? कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ रही है मेरी? अब हम बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप केवल और केवल उसके बारे में
व्यक्ति जो है कंप्लीटली, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसका अलग अलग पार्ट में स्टडी नहीं कर रहे हो आप, उसको एक 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 कंप्लीट रूप में, एक इंडिविजुअल रूप में आप उसको समझ रहे हो। और ये देने वाले कौन थे? अल्फ्रेड एडलर थे साहब, अल्फ्रेड एडलर थे, है ना। अल्फ्रेड एडलर के बहुत आप कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे। इन्फ्योरिटीज फीलिंग्स होती थी, उन्होंने बताई थी। लाइफ स्टाइल उन्होंने बताया था। सोशल इंटरेस्ट उन्होंने बताया था। ये अपन आगे बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो ये इंडिविजुअल का मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग से, उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर पर्सन का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, डिफरेंस होता है। तो वो उन्होंने इसके बारे में स्टडी करते हैं अपन। क्लियर है। अब दो तीन और ब्रांच है, वो अपन देख लेते हैं थोड़ी सी। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब उसका बिहेवियर है, उसके इमोशंस है, उसके सोशल रिलेशन है, इनका जो स्टडी होता है। क्लियर है मेरी बात। वो अलग अलग है। वो किसमें होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर है। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस की, जो ह्यूमंस की बात करें, एनिमल साइकोलॉजी में क्या होता है? एनिमल के अंदर जो स्टडी होता है ना। जैसे ब्रेड है, वो माइग्रेट कैसे करते हैं। चिंपैंजी है, वो टूल कैसे यूज करता है ना। क्लियर है। तो ये सब की सब किस में स्टडी होती है? एनिमल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी होती है। एनिमल कैसे सीखते हैं, कैसे इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन क्या होती है, उनका बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है, ये सब की सब एनिमल्स की जितनी भी स्टडी होती है किसमें होती है? एनिमल साइकोलॉजी के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कोग्निटिव साइकोलॉजी की। कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? ये मैं बेसिकली बोलूं एक ही शब्द में, ये स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस है। ये क्या है? स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस। जो माइंड के अंदर क्या चल रहा है ना। अटेंशन कैसे होता है, मेमोरी कैसे है, थिंकिंग कैसे है, लैंग्वेज कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, ये सब की सब जो भी मेंटल से रिलेटेड है, वो सब की सब किसमें आती है? कोग्निटिव साइकोलॉजी में। किसमें आएगी? कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी क्या होती है साहब? अब एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप बिहेवियर और मेंटल साइकोलॉजी को, मेंटल प्रोसेस को, वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रिसर्च के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टडी करते हो। पूरा फोकस एक्सपेरिमेंट पे रहता है। क्लियर है। डाटा कलेक्ट किया, हाइपोथेसिस बनाई, वेरिएबल्स आपने देखे, है ना, और उसके बाद में आपने क्या निकाला? रिजल्ट निकाला। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके अंदर आएगी? एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के अंदर आएगी। एक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मेरा जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल छोड़ो, अपन आगे चलते हैं। पेरा साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पेरा साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत ही मॉडर्न ब्रांच है अभी साइकोलॉजी की, 2008 में स्टेब्लिश हुई है। कौन सी? पेरा साइकोलॉजी। ये अबव चीजें हैं बहुत ही। टेलीपैथी है, ईएसपी है। ईएसपी क्या होता है? एक्स्ट्रा सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। देखो, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। अब ये क्या चीज है? देखो, पेरा साइकोलॉजी है, इसका केवल यही मीनिंग नहीं निकलता कि आप जो है वो कैसे स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं। ये साइकोलॉजी थोड़ी अलग बात आ गई, है ना। अभी तक इसको वैसे स्टेब्लिश नहीं किया गया अच्छे से। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अभी तक इसको ब्रांच को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके अंदर काम चल रहा है अभी। ये बहुत अलग है भाई। टेलीपैथी है, वो क्या होता है? प्री मॉनिटर मॉनिटरिंग क्या होती है? मतलब आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पर आज एक्सीडेंट इसका होगा, ऐसे होगा। आज आपने सपने में कुछ देखा, वो सच हो गया। क्लियर है मेरी बात। वो टेलीपैथी का मतलब, जैसे मान लो कि आप दूसरों के माइंड है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों के माइंड की स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में बिना कुछ उसे पूछे, कुछ सवाल जवाब किए, उसके दिमाग की सारी बातें आपको पता लग गई। ये क्या होती है? टेलीपैथी होती है। बात समझ में आई मेरी बात? ये सब क्या है? टेलीपैथी है ना। तो इसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं, क्लियर है मेरी बात। मतलब कि बहुत ऐसे होता है ना। ये क्या होती है सर? ईएसपी, ईएसपी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा सेंसरी है आपके पास में, और वो आपका पहला अनुमान लगा लेती है। आप हिंदी में कहते हैं ना, छठवीं इंद्रियां काम करती है मेरी, छठी इंद्री से मैंने ये पूछा, मैंने ये पता लगाया, है ना। तो ये छठी इंद्रिय यही है, और उस छठी इंद्रिय का अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं? पेरा साइकोलॉजी में। मेरी छठी इंद्रिय, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि ऐसा होगा, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि अब ऐसा होने वाला है। तो वो सिक्स सेंस की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं साइकोलॉजी के? तो वो पेरा साइकोलॉजी है।
टेलीपैथी है, आपने पता होगा ना, वो मेडल घुमाते हैं, देखते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, माइंड कंट्रोल करते हैं, ये सब चीजें हैं वो किस में स्टडी करते हैं, पैरासाइकोलॉजी के। ये अपन ने बातें कर ली कंप्लीट, है ना। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फादर है और ये ब्रांच है, ये मैंने बहुत आराम से अच्छे से मेन मेन काम की बातें निकाल के। अरिस्टोटल किसके हैं, साइकोलॉजी के हैं। विलियम वुंट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी पे है, और ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी फादर हैं। स्टैनली हॉल एडोलसेंस के हैं। जीन पियाजे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के हैं। और थॉर्नडॉय किसके हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं। एडलर किसके हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के हैं। ध्यान में रहेगी ये वाली बातें, है ना। क्लियर है मेरी बात। एक चीज अपन ने निकाल के आई अपने सामने, एक ये चीज निकल के आई कि जनाब साइकोलॉजी जो है वो हमें केवल ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे समझना है, हमें अपने थॉट्स है, अपने इमोशंस है, अपने लर्निंग है, अपने बिहेवियर है, उसको भी साइंटिफिक तरीके से समझना सिखाती है। तो बहुत गजब सब्जेक्ट है ये, ऐसे मत सोचना आप, है ना। अपन आज आपने क्या क्या है वो पढ़ा, अपन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपन ने देखा कि साइकोलॉजी है उसकी जनरी कहाँ से शुरू हुई, तो फिलोसॉफी से स्टार्ट हुई थी। हमने देखा कि सबसे पहले साइकोलॉजी को 16th सेंचुरी के अंदर साइंस ऑफ सोल कहा गया, है ना। साइकोलॉजी वर्ड है 1590 के अंदर है, जो साइकोलॉजी बुक के अंदर किसने, रूडोल्फ गोइकल की किताब के अंदर मिला था, ठीक है। 16th सेंचुरी में इसका स्टार्ट हुआ था, और फिर इसकी डेफिनेशन बदलकर 17th सेंचुरी में साइंस ऑफ माइंड हो गई थी, जो इटली के जो थे पोम्पोनोजी उन्होंने दी थी। फिर हमने कहा था कि माइंड की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए इसको फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाने लगा 19th सेंचुरी के अंदर। कहने वाले वुड थे, जेम थे, विलियम जेम्स थे, सली थे, ये सब थे। क्लियर है मेरी बात। फिर कॉन्शियसनेस को भी हमने कहा था कि ये तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कॉन्शियसनेस क्या है। वहां पर कॉन्शियसनेस का मैकडूगल ने भी और फ्राइड ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था, इसलिए ये डेफिनेशन भी क्या नहीं हो पाई, सही नहीं हो पाई, इसलिए इनवैलिड डेफिनेशन थी। फिर हमने कहा था कि 20th सेंचुरी के अंदर जेबी वॉटसन आए थे, और उन्होंने जेबी वॉटसन ने सबसे पहले बिहेवियर दिया और मेंटल प्रोसेस दिया, एक्सपीरियंस दिया कि भाई मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को ही क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, यही क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। फिर हमने कहा था कि एक बार बीच में हमने बात की थी विलियम वुंट की। विलियम वुंट ने 1879 में लिम्पिजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पहली लैब है वो स्टेब्लिश करी थी। इसके कारण ही उन्होंने उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी कहा जाने लगा, है ना। तो हमने ये सबने ये क्लियर से अच्छे से बात कर ली, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। अगर आपसे मान लो पूछे कि साइकोलॉजी किन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइकी और लोगस से। आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, अरस्तु है साहब। सबसे पहले लैब स्टेब्लिश किसने करी थी, वुंट ने करी थी 1879 के अंदर। सबसे पहले बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे, जेबी वॉटसन थे, है ना, अपन कर सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन थे, थॉर्नडाइक थे, क्लियर है। एडोलसेंस के कौन थे, स्टेनली हॉल थे, है ना। ये सब बातें अपन करके आ चुके हैं, क्लियर है। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे।